नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूँ प्रियंका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर की हमारी जो सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं और उनमें कुल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो CTET हो, UP TET हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है कि सबसे कठोर संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी कि अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कठोर संविधान होता क्या है, क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस को रटना नहीं है, उनके अगर आप आंसर रट लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है बाद में। हमें थोड़ा समझ समझ के इनको देखना है। तो देखिए, कठोर या अनम्य संविधान क्या होता है। तो जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल न होकर जटिल हो, वो संविधान कैसा कहलाता है, कठोर या अनम्य संविधान कहलाता है। यानी कि जिस संविधान में किसकी प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो, जटिल हो, ना कि सरल, वो संविधान हमारा कठोर संविधान कहलाता है। और विश्व का सबसे कठोर जो संविधान है वो अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे लचीला संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अब हम बात करते हैं कि लचीला या नम्य संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो, ठीक है, क्या, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो वो क्या कहलाता है, आपका लचीला या नम्य संविधान वो कहलाता है। ठीक है। और विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। नेक्स्ट है कि मिश्रित संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत, यानी कि हमारा इंडिया, हिंदुस्तान। अब मिश्रित संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल और सरल का क्या हो, मिश्रण हो, यानी कि जटिल भी हो और सरल हो, उसे हम मिश्रित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का जो संविधान है वो एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है। जैसे कि भारत विकास के लिए तो लचीला है, यानी कि जहाँ पर विकास की बात आती है वहाँ पर तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लचीली होगी, लेकिन संघ की एकता और अखंडता के लिए ये जो प्रक्रिया है वो कठोर हो जाएगी। इसलिए नम्य और अनम्य का मिश्रण भी भारतीय संविधान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो देखिए, अमेरिका और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब देखिए, लिखित संविधान क्या होता है। तो वो संविधान जिसे लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहलाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसे लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो वो संविधान जिसे लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, लिखित संविधान कहलाता है। और भारत का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब देखिए, अलिखित संविधान क्या होता है। तो वो संविधान जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होते हैं, वो यानी कि होते तो ये लिखित हैं, लेकिन इन्हें लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता। यानी कि लिखे हुए तो होते हैं, लेकिन संविधान सभा नहीं बनाई जाती और उसके द्वारा इन सारे जो आपके नियम कायदे कानून होते हैं उनको नहीं बनाया जाता है। इसलिए इन जो संविधान होता है, इसलिए इस संविधान को क्या कहेंगे, हम अलिखित संविधान कहेंगे, क्योंकि ये रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। और विश्व में केवल और केवल ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो देखिए, संसदीय शासन पद्धति में ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में भारत की जनता को
क्या की गई है, अंतिम शक्ति प्रदान की गई है। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसका पद सबसे बड़ा होता है, वो भारत का पहला नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये सब सोच के हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सही मान लेते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जिसे प्रदान की गई है, किसे, भारत की जनता को, क्योंकि भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता ही है। इसलिए भारत की जनता को ही अंतिम शक्ति भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, यही हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक शब्द आया धर्मनिरपेक्ष। अब इस धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी धर्म क्या है, समान है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका ये किसका अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान में किसे भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए हिंदी को भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। कौन सी भाषा को, हिंदी को, और क्या किया गया है, राजभाषा। और किस लिए किया गया है, तो देखिए भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। और ये है जो भाषा का अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो है 343 से 351 तक। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। यानी कि जो समाजवादी शब्द है वो पहले नहीं होता था भारत की प्रस्तावना में, अब जोड़ा गया है बाद में। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अभी हमने बात की थी इसी संविधान संशोधन की, जब क्या किया गया था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब लेकिन ये जो समाजवाद शब्द है, ये जो परिचित समाजवाद होते हैं जिसे आप समझते हैं उससे थोड़ा अलग है। इसका मतलब होता है कि जो संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति है वो सरकार के हाथों में होगी और सरकार इसका प्रयोग सभी में समानता के साथ करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इकहरी नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से हमारे संविधान में लिया गया है। यानी कि आप सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट के हैं वहाँ के अलग नागरिक हों, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, इससे विपरीत स्थिति होती है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। यानी कि अमेरिका का भी वो व्यक्ति नागरिक होता है, प्लस उसके साथ जिस राज्य में, जिस स्टेट में वो रह रहा होता है वहाँ की नागरिकता भी उसे अलग से मिली होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ इकहरी नागरिकता का प्रावधान है और ये हमने इंग्लैंड के जो संविधान है वहाँ से लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के लोक वित्त का रक्षक कौन होता है। तो देखिए भारत के लोक वित्त का रक्षक जो होता है वो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लोक वित्त का रक्षक होता है। ठीक है, और ये जो भारत का लोक वित्त होता है इसे संचित निधि भी कहते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि लोक वित्त को संचित निधि भी कहा जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित निधि है या जो लोक वित्त है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 266 यानी कि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है अमेरिका से। यानी कि जो भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है और वो किसी भी सरकार के अंडर काम नहीं करती है, यानी कि वो अपना अलग से ही सारा अपना जो सिस्टम होता है वो देखती है। और ये अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, तो आपकी सोवियत संघ रूस हो जाएगा। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनकी जो क्या कहते हैं अवधारणा है वो सोवियत संघ रूस से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है कि राज्यों की संख्या और नाम का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है, तो देखिए राज्यों की जो संख्या है यानी कि भारत में कितने राज्य होंगे और उनका नाम क्या होगा, ये संविधान की प्रथम अनुसूची में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं, 28 राज्य हैं। पहले कितने थे, 29 होते थे। अब कौन सा राज्य हटा दिया गया है, तो जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसलिए राज्य हो गए आपके 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, टोटल है 8। ठीक है। अब देखिए 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें तो 1956 तक भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो आपके जो राज्य हैं उनका बंटवारा होता गया और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। पहली अनुसूची है राज्य और उनके नामों से, और दूसरी है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, सीएजी और न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उन सब के जो वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन और भत्तों को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन और जो भत्ते होते हैं उनको उपलब्धियां कहते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची है शपथ के प्रारूप से, यानी कि शपथ के प्रारूप का वर्णन किया गया है कौन सी अनुसूची में, तीसरी में। अब देखिए जो शपथ होती है वो 2 प्रकार से दिलाई जाती है, पहली तो होती है पद की शपथ और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन जनसंख्या के अनुसार होगा। इसका जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में और सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है और इन्हें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और आपका एस्टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और संविधान निर्माण के समय अगर हम भाषाओं की बात करें तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 और इसके अलावा यूपी टेट 2018 में पूछा गया है कि पूर्व में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है। तो देखिए पूर्व में थी 14 और वर्तमान में आपकी पूछी जाए तो कितनी हो गई, 22। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में
भाषाओं का उल्लेख है और कितनी भाषाएं हैं, ये अभी हमने बात की, 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। और अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए, हमने पहले वीडियो में बात की थी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी हैं, 12 हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो 9वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था कब, 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इस संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो देखिए, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, संपत्ति के अधिग्रहण व अवाद योग्य कानून से संबंधित है 9वीं सूची। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में डाले गए जो विषय होंगे वो वाद योग्य होंगे। यानी कि पहले क्या था कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 2007 में क्या हुआ, ये निर्णय लिया गया कि 1973 के बाद इस सूची में जो भी विषय डाले जाएंगे वो वाद योग्य होंगे। और वर्तमान में अनुसूची में टोटल 284 यानी कि 284 अधिनियम हैं। आगे ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस थे और ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।